चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 3 ऑफ एमसीएस। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में हमारा केस है केस नंबर 6। 5 केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। केस नंबर 6 है आशीष ओ लालपुरिया वर्सेस कुमाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये आशीष जी एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं और ये एक लिस्टेड कंपनी है। तो इस केस में हुआ क्या ना, आपको आईसीएसआई मॉड्यूल में इस केस के फैक्ट्स में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप आईसीएसआई मॉड्यूल में पढ़ोगे तो केस के फैक्ट्स में बस इतना मिलेगा कि कुछ इरेगुलरिटीज थी, उनकी वजह से एनसीएलटी ने कुछ बोला, उसका डिसीजन एनसीएलटी ने कुछ रिवर्स कर दिया। अगर आप पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। बिना फैक्ट्स पढ़े अगर ये केस पढ़ा तो ये केस अधूरा है। तो हम इसके फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, हम थोड़ा पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे हमारे नोट्स के, पर केस समझ आ जाएगा। और अगर जब तक फैक्ट्स ढंग से नहीं पता होंगे ना तो समझ ही नहीं आएगा लिखा क्या है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि केस के फैक्ट्स क्या है, फिर आगे चलेंगे। चलिए, क्या है ना, ये जो कुमाका है कंपनी, लिस्टेड कंपनी, इस कंपनी का पब्लिक इशू आया इस कंपनी का क्या आया पब्लिक इशू 1995 में। इस कंपनी ने क्या किए, अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख इक्विटी शेयर्स, 37 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए। ₹160 पे। इसमें से 10 रुपया फेस वैल्यू था एंड 150 था, क्या था, प्रीमियम। अब क्या हुआ ना, इस कंपनी ने एप्लीकेशन मनी 40 रुपये मंगाया था, 40 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी था। उसमें से 2.5 रुपये फेस वैल्यू की कीमत थी और बाकी 37.5 प्रीमियम था। इसने अपने 47,47,000 शेयर्स, इतने का आईपीओ आया था। इसने क्या किया कि इशू कर दिए, किसको अलॉट कर दिए, इतने शेयर्स। उसके बाद क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, 13 लाख शेयर्स ने ना, 13,34,400, ये तो फुल्ली पेड थे, फुल्ली पेड अप थे। इन्होंने पूरा पैसा दे दिया अप फ्रंट, इन्होंने पहले ही पूरा पैसा दे दिया एप्लीकेशन मनी के साथ ही। ये क्या था, 40 रुपये एप्लीकेशन मनी। और इसके साथ क्या हुआ, इनको ना 10,375 10,375 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने मिनिमम लॉट साइज आईसीडीआर में पढ़ते हैं हम, मिनिमम लॉट साइज से कम अप्लाई किया। तो इनका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई अलॉटमेंट। क्या होगी, अलॉटमेंट रिजेक्ट हो गई। तो कायदे से तो कंपनी को क्या करना चाहिए था, इनकी अलॉटमेंट रिजेक्ट हो गई तो इनका एप्लीकेशन मनी इनको रिफंड कर देना चाहिए था। प्लस एक चीज़ और, इन्होंने ना एप्लीकेशन मनी नहीं दी थी, पूरा पैसा अपफ्रंट दिया था। 160 रुपये इन्होंने अपफ्रंट दिया था, 160 रुपये इन्होंने अपफ्रंट दिया था। और इन्होंने कितना पैसा दिया था टोटल, 16,60,000। इतना पैसा इन्होंने दिया था। कंपनी को क्या करना चाहिए था, इनको इनका पैसा रिफंड करना चाहिए था, पर कंपनी ने इनका पैसा रिफंड
नहीं किया, कंपनी ने इनका पैसा रिफंड नहीं किया। उसके बाद कंपनी ने इनका पैसा रिफंड जब नहीं किया ना, तो कंपनी ने क्या सोचा, ये जो इतना अमाउंट है ना 10,375 शेयर्स हैं, इनका क्या करते हैं हम ना, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू शेयर्स। एक्चुअली में ये क्या ट्रीट हो जाते हैं, पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट हो जाता है अमाउंट। कंपनी ऐसे ही अमाउंट अपने पास रख नहीं सकती, और ये अमाउंट क्या ट्रीट हो जाता है, पब्लिक डिपॉजिट। और कंपनी ने यहाँ कॉन्ट्रावेंशन एक तरीके से कर दी। इन्होंने क्या सोचा, अब ये जो पब्लिक डिपॉजिट है ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं शेयर में। इनको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं शेयर में। पब्लिक डिपॉजिट पे उस टाइम सेक्शन 58A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 लगता था। इन्होंने कोई कंप्लाइंस नहीं किया। वैसे तो इनको पैसे ही वापस कर देने चाहिए थे, इन्होंने वैसे ही कॉन्ट्रावेंशन कर दी। इन्होंने क्या किया कि अपना सोचा कि इन शेयर्स को ना पब्लिक डिपॉजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंपनी ने क्या किया कि इनसे ना कॉल के पैसे मंगाए। 140 रुपये था, 160 रुपये था, 40 रुपये की एप्लीकेशन बनी थी। और कंपनी ने सोचा कि हम कॉल करते हैं और कॉल के पैसे मंगाते हैं। कितने रुपए बचे थे बैलेंस, 120 रुपये। कंपनी ने कॉल किया पर शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए। कितने शेयर थे पार्टली पेड अप, 24,13,000। क्योंकि इसमें से 13,34,400 शेयर तो फुल्ली पेड अप थे। ठीक है। अच्छा, ये ना यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो यहाँ पे 400 था ये। तो टोटल कितना बन गया यहाँ पे, 13। टोटल कितना बन गया यहाँ पे, 37, 47, 400। ये क्या थे, फुल्ली पेड अप थे, और ये क्या थे, पार्टली पेड अप थे। ठीक है। कंपनी ने इस पैसे पे क्या किया, कॉल मंगाया, पर शेयर होल्डर ने कॉल नहीं दिया। कंपनी ने सोचा हम क्या करते हैं कि जो हमारे पार्टली पेड अप शेयर है ना, इनको हम फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर लेते हैं। फुल्ली पेड अप में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और कंपनी ने क्या सोचा कि हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर लेते हैं एज पर सेक्शन 391 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर लेते हैं एज पर सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी ने सोचा कि हम क्या करेंगे 100 शेयर्स जो कि 2.5 रुपये के पार्टली पेड अप थे। ये देखो यहाँ पे 2.5 रुपये था, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 25 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ फुल्ली पेड अप। 10 रुपीज़ फुल्ली पेड अप। ये कंपनी ने सोचा, और कंपनी ने ना इसके बारे में एक लीगल ओपिनियन ले ली। किससे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका नाम था YV चंद्रा। इनका नाम था YV चंद्रा। एक्चुअली अगर कंपनी को सेक्शन 391 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है तो कंपनी को क्या लेना पड़ता है, कंपनी को अथॉरिटी से
अथॉरिटी जैसे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, आरओसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना पड़ता है, इनको नोटिस भेजना पड़ता है कि आप अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन है तो दे दो। कंपनी ने ये तो किया नहीं, इनको तो सीरियसली लिया नहीं। इन्होंने क्या ले ली, एक लीगल ओपिनियन ले ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड थे और इन्होंने लीगल ओपिनियन दी कि आप ये कार्यक्रम कर लो एंड दिस विल नॉट अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और कंपनी ने ये क्या कर लिया, ये कर लिया। क्या कोई अप्रूवल ली? नहीं। हाई कोर्ट से, और ये अपना इन्होंने कर लिया। कंपनी ने 24,13,000 शेयर्स को, जो कि पार्टली पेड थे, इनको कन्वर्ट कर लिया 6,03,250 शेयर्स में। इतने शेयर्स में इनको कन्वर्ट कर लिया। ये सब देख के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहता है, ये सब कब किया कंपनी ने? 1998 में। और इस सब चीज़ को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है और आप सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करो। क्या फॉलो करो? सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करो और जो भी कंप्लायंस थे एज पर सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 वो करो। पर कंपनी ने ऐसा नहीं किया। अब ये सब देख के कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एनुअल रिटर्न में, अपने अकाउंट्स में, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स में, सब जगह क्या दिखाने लगी कि ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो कि उन्होंने बिना सैंक्शन के किया था। उन्होंने किया था जस्ट ऑन द लीगल ओपिनियन, जस्ट ऑन द बेस्ड ऑफ लीगल ओपिनियन। अब 1999 में बीएससी ने फिर बोला उनको कि सेक्शन 100 आपने फॉलो नहीं किया है, सेक्शन 100 ऑफ 1956 कंपनीज एक्ट 1956 आपने फॉलो नहीं किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपकी जो ट्रेडिंग है ना, इसको हम सस्पेंड कर देंगे। हम क्या करेंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो हम क्या करेंगे, आपकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देंगे। कंपनी ने फॉलो नहीं किया। कंपनी ने इनफैक्ट बीएससी को बोला हमें ना इसकी लिस्टिंग करानी है, इन शेयर्स की लिस्टिंग परमिशन दे दो। इन शेयर्स की हमें क्या करानी है, लिस्टिंग करानी है, लिस्टिंग परमिशन दे दो। बीएससी ने रिजेक्ट कर लिया, बीएससी ने लिस्टिंग परमिशन नहीं दी। और उसके बाद 2002 में बीएससी ने कंपनी की ट्रेडिंग भी सस्पेंड कर दी, समझ रहे हो क्या हो रहा है केस में। अब ये 2012 तक, 1999 तक से लेके 2012 तक ये ऐसे ही चला, किसी ने कुछ नहीं करा। इनकी ट्रेडिंग सस्पेंड रही, लिस्टिंग परमिशन इन्हें मिली नहीं। कंपनी को क्या करना था, बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रेफरेंशियल इशू करना था। क्या करना था, प्रेफरेंशियल इशू करना था। किसको, बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो कंपनी ने बताया स्टॉक एक्सचेंज को कि हमें क्या करना है, ये सब करना है, ये सब
करना है। बीएससी को बताया, बीएससी कहता देखो आपने क्या किया, सेक्शंस का फॉलो नहीं किया। इसको कंपनी ने इसको बोला कि हमारी प्लीज़ जो ट्रेडिंग है ना उसको आपने सस्पेंड कर रखा है, इसको वापस चालू कर दो, इसको रिवोक कर लो, जो आपने हमारी सस्पेंड कर रखी है इसको क्या कर लो, रिवोक कर लो अपनी सस्पेंशन को। बीएससी बोला देख क्या करो मुझे नहीं पता। बीएससी उन्होंने एक एडवाइस दी कि इसको या तो कोर्ट से अप्रूव करवा के आओ ये जो आपने किया है रिडक्शन, या फिर इसकी कोई स्कीम पास करो, या फिर आरओसी से इसको रजिस्टर कराओ, कुछ भी करो, या फिर कोई और ऑल्टरनेट रेमेडी ढूंढो। उसके बिना हम आपकी पुकार नहीं सुनेंगे, उसके बिना हम आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। बीएससी ने साफ मना कर दिया। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 2015 में हाई कोर्ट को कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एक पिटीशन लगाई, जो कि 2016 में एनसीएलटी के आने के बाद एनसीएलटी के पास ट्रांसफ़र हो गई। अब क्या होता है ना, सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 में जो है कि रेगुलेटर्स की रिप्रेजेंटेशन मंगाई जाती है, आरओसी की, सीजी की यानी आरडी, सेबी की, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की एक्सेट्रा, इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेट्रा, इनकी क्या मंगाई जाती है, रिप्रेजेंटेशन मंगाई जाती है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट से, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट से। कंपनी को क्या बोला गया, अपनी एक मीटिंग बुला दो, आपको क्रेडिटर्स की, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की, मेंबर्स की, क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग बुला के इनसे एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, जो कि होता है मेजॉरिटी इन नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू, जो कि आप सीआर के पेपर में पढ़ते हैं। अब ये सब हो गया। अब जब इसके पास एनसीएलटी के पास मैटर गया ना, तो यहाँ पे आरडी ने एनसीएलटी को बोला कि ये जो पिटीशन है ना कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, जो एप्लीकेशन लगाई है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, इट इज नथिंग बट ratification of actions already taken by company। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है जो इन्होंने करना है, ये एक्शंस इन्होंने ऑलरेडी ले लिए हैं और ये सिर्फ आपकी अप्रूवल ले रहे हैं, सिर्फ आपको रेटिफाई करा रहे हैं, आपकी अप्रूवल भी नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली सिर्फ आपसे रेटिफाई करा रहे हैं, ताकि इन्होंने जो इरेगुलरिटीज़ करी है, जो इन्होंने नॉन कंप्लायंसेस करे हैं, इसको सिर्फ ये रेटिफाई करवा रहे हैं। इन्होंने लॉ को तो कंप्लाई किया ही नहीं, और एक ये अम्ब्रेला स्कीम के चलते ऐसा दिखा रहे हैं कि हम ये पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, ये ऐसा शो करना चाह रहे हैं कि हम ये पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं। तो इस स्कीम को अप्रूव ना किया जाए,
स्कीम को अप्रूव ना किया जाए। इन्होंने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इन्होंने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑलरेडी कर लिया है बाय कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स टू फुल्ली पेड अप शेयर्स। इन्होंने उनकी लाइबिलिटी ऑलरेडी एक्सटिंग्विश कर दी है और इन्होंने लॉ भी कंप्लाई नहीं किया, इन्होंने लॉ भी कंप्लाई नहीं किया। दूसरा स्कीम में क्या कह रहे हैं, दूसरा उन्होंने अपनी स्कीम में क्या बोला कि हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना चाहते हैं। एक रिडक्शन तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ये क्या करना चाहते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना चाहते हैं बाय कैंसलिंग या एक्सटिंग्विशिंग, बाय कैंसलिंग या एक्सटिंग्विशिंग 10,375 इक्विटी शेयर्स। जो शेयर का पैसा इन्हें रिफंड कर देना चाहिए था, जो शेयर का पैसा इन्हें रिफंड करना चाहिए था, आज ये उसी को ठीक करवाने रिडक्शन के रूट से आ गए हैं 230-32 में आपके पास एप्लीकेशन लेके। ये इनको एक्सटिंग्विश करेंगे इस कैपिटल को, और प्रमोटर्स क्या करेंगे, उन्हीं शेयर होल्डर्स को जो 406 शेयर होल्डर थे वो जिनका पैसा रिफंड हो जाना चाहिए था, उन्हीं शेयर होल्डर्स को अपने 10,375 शेयर दे देंगे एट द रेट 0.005 पैसा पे। आरडी बोला कि इट इज नथिंग बट अ मेथड विच दे आर यूजिंग टू रेटिफाई देयर एक्ट्स। अपने एक्ट्स को रेटिफाई कराने के लिए एक तरीका इन्होंने ढूंढा है और इस स्कीम को अप्रूव ना किया जाए। एनसीएलटी बोलता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, एनसीएलटी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, एनसीएलटी बोलता है तो सिर्फ प्रोसीजरल काम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजरल काम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सब सही लग रहा है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स की वजह से हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन क्यों डिसमिस करें, हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की जो इन्होंने पिटीशन हमें एप्लीकेशन लगाई है इसको क्यों हटाएं। ठीक है लगाई है तो लगाने दो, इनको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने दो, ये तो बल्कि पब्लिक के भलाई के लिए कर रहे हैं। ऐसा स्कीम में शो किया गया, इनफैक्ट इस स्कीम में बोनस शेयर का भी कुछ जिक्र था। अभी केस तो ना बहुत बड़ा है, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में तो कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमने फिर भी बहुत ज़्यादा कवर कर लिया। तो ये ऐसा शो कर रहे हैं कि ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पर ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए है नहीं, ये बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है। इन्होंने लॉ तो फॉलो किया नहीं और अब ये अपनी इरेगुलरिटीज़ को ठीक कराने आगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनको इतना कम्युनिकेट किया कि आपने ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज पर सेक्शन 100 नहीं किया है, आप ये कन्वर्जन गलत कर रहे हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया, इनको लिस्टिंग परमिशन नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने नहीं सुना। अब इनको जो प्रेफरेंशियल इशू करना है बैंक ऑफ बड़ौदा को, और इनको अपने आप को बचाना है सेबी से, तो ये स्कीम लेके आ गए हैं। ये स्कीम भी कब लेके आए हैं कि इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इन्हें एडवाइस किया था कि हम जब तक नहीं देंगे आपको ट्रेडिंग, आपकी तब तक आपके सस्पेंशन तब तक रिवोक नहीं करेंगे जब तक आप ये अप्रूव नहीं करवा के आए। ये तो एक फर्जी तरीके से अप्रूव करवा रहे हैं, तो अपना रेटिफिकेशन करा रहे हैं जो इन्होंने एक्शन ऑलरेडी टेकन है। ये एक्शन इन्होंने लेने नहीं है, ये एक्शन ये ऑलरेडी ले चुके हैं, ये तो सिर्फ आपका ठप्पा लगवाने आए हैं, ताकि इनकी जो स्कीम है ये वैलिडेट हो जाए। ये गलत है, इन्होंने लॉ कंप्लाई नहीं किया, इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया, वो भी इतने सालों तक। ये एक लिस्टेड कंपनी है और इतने सालों तक इस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर नहीं बेच सकते, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनकी ट्रेडिंग को सस्पेंड किया हुआ है। तो ऐसी कंपनी का स्कीम अप्रूव नहीं होना चाहिए, आरडी ने बोला। एनसीएलटी बोलता नहीं यार ठीक है। एनसीएलटी ने ये चीज क्या कर दी, इस चीज को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। एक शेयर होल्डर और थे आशीष जी, इनको ये बात पसंद नहीं आई। इनको तो लॉ पता ही था,
इनको ये बात पसंद नहीं आई और इन्होंने अपील कर दी एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ एनसीएलटी में, और एनसीएलटी में अपील क्या हो गई, एडमिट हो गई। एनसीएलटी ने बोला आरडी और आशीष जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये जो स्कीम है ये एक तरीके से फर्जी स्कीम है, ये जो एक्शंस है इन्होंने ऑलरेडी ले चुके हैं, ये तो यहाँ पे सिर्फ रेटिफाई कराने आ रहे हैं। एनसीएलटी क्या बोल रहा है कि ये सिर्फ प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। एनसीएलटी उस चीज का आंसर देते हुए बोलता है कि अगर हम इसको अलाउ कर देंगे तो ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा, लोग लॉ को फॉलो नहीं करेंगे और बोलेंगे हमने तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट फॉलो नहीं किया, हमारी तो स्कीम अप्रूव कर दो, सिर्फ प्रोसीजरल एस्पेक्ट ही तो हमने पूरा नहीं किया। ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा जो कि गलत एग्जाम्पल होगा। ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपने लॉ कंप्लाई नहीं किया आप ये तो उल्टे सीधे तरीके लेके आ रहे हो। आपने क्या किया, आपने तो लीगल ओपिनियन लेके अपना कन्वर्जन कर लिया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर ली। लीगल ओपिनियन में चाहे जो भी लीगल ओपिनियन दे, आपको अथॉरिटीज से अप्रूवल लेनी है, आपको सेबी से अप्रूवल लेनी चाहिए थी, आपको कोर्ट से अप्रूवल लेनी चाहिए थी, तब आप रिडक्शन करते। आप सेक्शन 100 फॉलो करके रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करते। आपने जो किया वो गलत किया। एनसीएलटी बोलता है इवन इफ द ऑब्जेक्शंस आर प्रोसीजरल बट इट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल दैट सच प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स नीड टू बी ड्यूली कंप्लाइड बिफोर सैंक्शनिंग ऑफ द स्कीम, as it will lay wrong example which would allow company to do whatever acts without the compliance and confirmation of court and other authorities and thereby get it ratified by the court under the umbrella of scheme. एनसीएलटी ने बोला जो स्कीम यूज कर रहे हैं इज दे आर यूजिंग एज अ मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्शंस ऑलरेडी टेकन. Before the scheme gets approved, the company must be in compliance with all public authorities and should come out clean. There must be no actions pending against the company by public authorities before sanctioning the scheme. तो एनसीएलटी ने बोला एनसीएलटी गलत है और अपील हो गई अलाउड. चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला केस शुरू करते हैं. अगला केस है अपना अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल. ये बेसिकली एक फैमिली टसल है, फैमिली फाइट है. पार्टीशन और लीगल हेयर कौन है और शेयर्स किसके पास जाएंगे उससे रिलेटेड. अगला केस है हमारा अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल. सुप्रीम कोर्ट का केस है. अरुणा ओसवाल मदर और पंकज ओसवाल सन. बेटा ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है, फादर की डेथ हो जाती है और फादर के जो शेयर्स होते हैं इन दो कंपनियों में होते हैं. एक ओसवाल एग्रो लिमिटेड, दूसरी ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड. ओसवाल एग्रो में इसके 39.88% शेयर्स होते हैं और यहाँ इसके 11.11% शेयर्स होते हैं. बेटा कहता है कि इन दोनों कंपनियों के शेयर्स में और प्रॉपर्टी में मेरा 1/4 हिस्सा है. कितना है? 1/4 हिस्सा मेरा है. तो इन दो कंपनियों के शेयर 1/4 मेरे हवाले करो और प्रॉपर्टी भी 1/4 मेरे हवाले करो. तो इसके लिए वो पार्टीशन सूट डाल देता है. पार्टीशन सूट डाल देता है सिविल कोर्ट में. सिविल सूट चल रहा होता है उसका. कौन? सन. कि 1/4 प्रॉपर्टी शेयर्स मेरा है क्योंकि मैं लीगल हेयर हूं. क्या हूं मैं? लीगल हेयर. इसके साथ साथ
इसके साथ साथ ये पंकज जी जो सन है, ये NCLT में एप्लीकेशन लगा देते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की, कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है। सेक्शन 241 टू सेक्शन 244 डील करता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से। सेक्शन 244 में अगर किसी मेंबर के साथ ऑपरेशन हो रहा है या कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो कहाँ लगा सकता है? सेक्शन 24 में एप्लीकेशन लगा सकता है। पर राइट टू अप्लाई हमारा सेक्शन 244 बताता है कि कौन मेंबर अंडर सेक्शन 241 अप्लाई कर सकता है। यहां पे मदर कहती हैं कि इसके पास ना एक्चुअली 10% ऑफ इशूड कैपिटल, 10% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, जिसके पास इतना परसेंट शेयर होता है ना, वो ही ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन लगा सकता है NCLT को। मदर कहती है कि इसके पास रिक्विजिट अमाउंट की, रिक्विजिट परसेंटेज की शेयर कैपिटल नहीं है, तो ही इज नॉट एलिजिबल टू मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT अगेंस्ट आवर कंपनी फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये कहता है कि मदर और लोग मेरे साथ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं कंपनी में, तो NCLT मदर को कहता है कि ये ना लीगल हेयर है प्रॉपर्टी एंड शेयर्स का, so he is entitled for property and shares। आज नहीं तो कल इसको शेयर मिलने ही है, एंटाइटल्ड है। मदर कहती है कि आप कैसे बता सकते हो कि इसको शेयर मिलने ही है? सूट चल रहा है ना, सिविल कोर्ट में सूट चल रहा है ना, उसका जब डिसीजन आएगा तब देखते हैं। तो मदर कहाँ चली जाती है? NCLT मदर को कहता है कोई नहीं, ये लगा सकता है। इसको लेके मदर अपील करने चली जाती है NCLT भी कहता है कि लगा सकता है। इनकी अपील को NCLT डिसमिस कर देता है मदर की, वो कहता है कि लगा सकता है। इसके बाद मदर चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन लगा सकता है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241। हम देखते हैं कि क्या सन एंटाइटल्ड है एप्लीकेशन लगाने के लिए। इसमें क्या है? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हंड्रेड मेंबर्स, 1/10 ऑफ या फिर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, विच एवर इज लेस, या फिर और मेंबर्स और मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। तो केस हमारा यहां बैठ रहा है। सिंगल मेंबर है, अगर उसके पास 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल है तो वो लगा सकता है। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में एटलीस्ट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 244 क्या कहता है कि राइट टू अप्लाई ये लोग लगा सकते हैं एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241। तो बात आती है कि उसके पास 10% शेयर कैपिटल है, 10% उसके पास शेयर कैपिटल है कि नहीं, ये हमें देखना है। सेक्शन 244 में एक चीज और लिखी है, इसके प्रोवाइजो में सेक्शन 244 सब सेक्शन 1 था ये, इसके प्रोवाइजो में लिखा है NCLT चाहे तो, ट्रिब्यूनल चाहे तो ये रिक्वायरमेंट वेव ऑफ भी कर सकता है, पर वो वेव ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। वो वेव ऑफ किस इंटरेस्ट में होता है? पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, और डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन में। अब ये क्यों कह रहा है
ये कह रहा है कि मेरे पास 10% है। जस्टिफाई कैसे कर रहा है कि देखो $39.88% ओसवाल एग्रो में है, इसका 1/4 करो तो 9.97% बनता है, 9.97% बनता है। और इसने 0.03% 2017 में परचेज किया था, तो इसका टोटल कितना हो गया 10%। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो 9.97% है ना, ये अभी इन डिस्प्यूट है। इसका मैटर कहाँ चल रहा है, सिविल सूट इसका ऑलरेडी चल रहा है, सिविल सूट ऑलरेडी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिविल सूट का जो है, सिविल सूट का डिसीजन आने दो, उस डिसीजन के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि नहीं, कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करो, जल्दी से जल्दी डिसीजन दो। तो यहाँ पे किसके फेवर में आया, मदर के फेवर में डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में डिसीजन दिया, मदर के फेवर में डिसीजन दिया। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज के लेक्चर में सब समझ आया होगा। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।